सभी का स्वागत है इस भाग में। और आज तारीख है 19 और जनवरी सन 2026 और हमारी लोकेशन है आनंदलोक आश्रम भाग पार्ट 3 एंड इसका यहाँ का जो लोकल नाम है वो है मोक्षधाम आश्रम बितलाड़। और वहीं के एक ऐसे स्थान पर हम बैठे हुए हैं जो एकदम निर्जन है, बियावान है, एकांत है। यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, कोई हलचल नहीं है, एकदम शांत है। तो ऐसे शांत माहौल में कुछ जीवन की बातें, महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है वो होता है प्रेम। प्रेम की जो शाखाएं हैं उसमें ममता, माया, मोह, राग, विराग, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन शब्दों का हम सही अर्थ नहीं जानते हैं और न सही इनकी भाव दशा को पहचानते हैं। और जो प्रेम हमारे बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, माँ बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में, दोस्तों के बीच में, इसको हम प्रेम समझ लेते हैं, जबकि ये एक प्रकार का मोह है जिसको हम प्रेम कह लेते हैं। प्रेम का केवल इतना ही अर्थ है कि प्रेम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आवश्यक नहीं होता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आवश्यक नहीं होता है। प्रेम एक ऐसी अवस्था का नाम है जो हमारे भीतर पैदा होती है, भीतर ही सुगंधित होती है, भीतर ही खिलती है। और जब प्रेम हमारे भीतर खिलता है तो फिर हमें समस्त अस्तित्व से प्रेम हो जाता है, हमें अस्तित्व मात्र से प्रेम हो जाता है। और वहाँ पर कोई डिमांड नहीं रहती है, कोई लेन देन नहीं रहता है, कोई अपेक्षा नहीं रहती है। तो उस भाव दशा का नाम प्रेम है। और जिसको हम प्यार कहते हैं वो प्यार नहीं, व्यापार है। उसमें लेन देन होता है, चाहे वो माँ बेटे के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में, चाहे प्रेमी प्रेमिका के बीच में, दोस्तों के बीच में, किसी भी रिश्ते नाते के बीच में अगर कोई आकर्षण उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम प्यार कहते हैं। और वो प्यार एक व्यापार होता है जो लेन देन पर निर्भर करता है कि आपका दोस्त आपसे तब तक प्यार करेगा जब तक उसके अपेक्षाओं में आप खरे उतर रहे हैं। आपका मित्र आपको तब तक प्यार करेगा जब तक आप उसकी अपेक्षाओं खरे उतर रहे हैं। ऐसे ही आपकी पत्नी, ऐसे ही आपकी माँ, ऐसे ही आपके पिताजी, या ऐसे ही आपके और अन्य रिश्तेदार। लेकिन जो प्रेम की दशा बुद्ध को अनुभव हुई थी, जो प्रेम की दशा मीरा को अनुभव हुई थी, जो प्रेम की दशा कबीर को अनुभव हुई थी, जो प्रेम की दशा रसखान को अनुभव हुई थी, जो प्रेम की दशा ओशो को अनुभव हुई थी, वो एक अलग दशा है। उसमें आप किसी को भी विभेदपूर्ण ढंग से नहीं देख सकते। आप अगर पेड़ को देख रहे हैं तो आपको वही फीलिंग पेड़ की तरफ जाएगी जो फीलिंग मनुष्य की तरफ जाती है। आप धन्य भागी होंगे और धन्य होंगे उसको देखकर, उसको महसूस करके। लेकिन बाहर से आप देखने में निर्मोही मालूम पड़ेंगे। बाहर से अगर आपको तो निर्मोही है तो आप हैं ही। निर्मोही आप इसलिए भी हैं क्योंकि आप मोह से दूर हैं। आप प्रेम में हैं तो प्रेम और मोह बहुत ही अलग चित्त की दिशाएं हैं। ये तो है प्रेम की बात। अब प्रेम के साथ उत्पन्न होता है ज्ञान। जब प्रेम उत्पन्न होता है हमारे भीतर तो ज्ञान भी उत्पन्न होता है। अज्ञान धुलता है। जो मेरा तेरा आपके अंदर था वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम अगर आपके अंदर उत्पन्न हुआ है तो प्रेम का फूल अगर आपके भीतर खिला है तो मेरा तेरा का भाव निश्चित ही खत्म हो जाने को है और रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। तो मेरा तेरा का भाव खत्म होते ही फिर आपको समग्र अस्तित्व का एक अनुभव आपके सामने आता है। वो अनुभव जैसे ही आपके सामने आता है तो आप सारे सुख दुख से परे हो जाते हैं, सारी अपेक्षाओं से परे हो जाते हैं, सारी मान्यताओं से परे हो जाते हैं। तो ये एक अवस्था आती है। इसके बाद जो अवस्था आती है, ज्ञान के बाद आती है मौन की अवस्था, जिसके लिए
अगर आपको सहज नहीं है तो ऐसे आश्रम हमने बना रखे हैं जगह जगह पर पहाड़ में, जहाँ पर आप कुछ समय गुजार कर उस दशा को प्राप्त कर सकते हैं। आप अंदर से भीतर से मौन हो सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो सकती है। तो अगला जो ज्ञान के बाद आता है ध्यान। मौन नहीं, ध्यान। ध्यान के लिए जगह है आपके पास। ध्यान अपने अपने यहाँ से आप स्टार्ट करके अपने घर में लगातार उस ध्यान कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान विधियाँ बता दी जाएंगी, वो लोकेशन आपको दी जाएगी, वो वातावरण आपको दिया जाएगा जहाँ पर ध्यान फलित होता है। उसके बाद वही ध्यान आप घर में जाकर कर सकते हैं। और जब जिस दिन ध्यान फलित हो जाता है तो उस दिन आपको फूल पुष्प के रूप में मौन प्राप्त होता है। मौन और संपूर्ण मौन, मतलब अब कोई प्रश्न शेष नहीं, अब कोई उत्तर की आकांक्षा शेष नहीं, अब कुछ भी जानना शेष नहीं, अब कुछ भी शेष नहीं, सब कुछ जान लिया गया। जो जानने योग्य है वो सब कुछ जान लिया गया। रॉकेट साइंस जानने योग्य नहीं है सभी के लिए, ठीक है, तो उसको नहीं जानेंगे आप। रॉकेट साइंस क्या क्या होती है या गाड़ी का मैकेनिज्म क्या होता है, ये आप नहीं जान लेंगे। बुद्ध को ये पता नहीं था, बहुत सारी बातें जो उनको पता नहीं थी ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी समाज की। और जो कौटिल्य को पता है वो बुद्ध को पता नहीं है, और जो बुद्ध को पता है वो कौटिल्य को पता नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो वाकई में महत्व प्रश्न है मनुष्य के, उन प्रश्नों का समाधान आपको समाधि में मिल जाता है। ध्यान से समाधि, समाधि से मौन, और मौन एक अंतिम अवस्था है। और मौन ही मनुष्य जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। मौन कहो या शून्य कहो, एक ही बात है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अगर आप अंदर से तैयार हैं, भीतर से अगर आप तैयार हैं, और केवल जगह की कारण या समय के कारण आपका कार्य बाधित हो रहा है, तो आप कभी भी वर्ष के किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर मैं आपको समय बताऊँ कि अक्टूबर नवंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर से फरवरी तक आना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना रहता है। उससे पहले थोड़ा गर्मी जैसी यहाँ पर महसूस होती है, इसलिए थोड़ा सा आपको विचलन पैदा हो सकता है कि पहाड़ में भी आकर गर्मी महसूस हो रही है। तो अक्टूबर से फरवरी मार्च तक अगर आप आएँ तो ये बहुत बेहतरीन समय है आपके लिए। गर्मियों में भी आ सकते हैं, लेकिन गर्मी, अगर आप गर्म क्षेत्र के रहने वाले हैं तो फिर आपको गर्मी मालूम नहीं होगी, क्योंकि ये प्लेन्स के नज़दीक है तो थोड़ा गर्मी यहाँ रहती है। हमारा जो पहला आश्रम आनंदलोक है, वहाँ पर आपको एकदम ठंड मिलेगी, बहुत प्योर ठंड, और यहाँ पर आपको मिलेगी गर्मी। और एक हमारा दूसरा आश्रम है, वहाँ पर भी आपको लगभग मिश्रित जो है वातावरण मिलेगा। 3 आश्रम है हमारे उत्तराखंड के चंपावत ज़िले में। और इन आश्रमों से, ये आश्रम ऐसे नहीं है कि ये बहुत चल रहे हैं, ये आश्रम हम लोग चलाते भी नहीं हैं। ये आश्रम उन प्यासी आत्माओं के लिए हैं, उन खोजी आत्माओं के लिए हैं जो वाकई में संसार से विरक्त हैं और सत्य को खोजना चाहते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो भीड़ जमा करते हैं, जो केवल पर्यटन के उद्देश्य से घूमने आते हैं, उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं। और हम केवल उन्हीं के लिए व्यवस्था करते हैं जो वाकई में शांत रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, अपने समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में विशेष अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके लिए आश्रम सदा खुले हैं। और इसी पार्ट में मैंने आपको बताया है कि इससे पहले पार्ट में जो हमारा जो इससे पहला पार्ट आया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप जो है कैसे यहाँ आएंगे और कैसी व्यवस्था यहाँ पर होगी। मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, क्योंकि आप मोबाइल में देख पा रहे हैं, लेकिन मैं चारों तरफ यहाँ पर देख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ का माहौल इतना शांत और सौम्य माहौल है, कोई हलचल नहीं, बल्कि इवन यहाँ पर किसी भी प्रकार के पक्षी की भी आवाज़ नहीं आ रही है। पक्षी तक की आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। क्यों?
कि जितने भी पक्षी हैं वो सब अपने अपने यात्राओं में निकल पड़े हैं अपने भोजन की तलाश में। तो गांव के आसपास जाते हैं ज़्यादा पक्षी, जहाँ पर उनको भोजन मिलने की उम्मीद होती है। तो एकदम निर्जन, एकदम मौन। आप मेरे बैकग्राउंड से भी कोई आवाज़ नहीं सुन पा रहे होंगे। मैं थोड़ी देर मौन रहता हूँ, आप सुन के देख लीजिए एक बार। तो बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत का यहाँ का माहौल है। तो आपका वेलकम है ऐसी जगह पे आने के लिए। अगर आप आना चाहें तो मिलते हैं अगले पार्ट में।